हेलो स्टूडेंट्स, कल हम एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने स्टार्ट किया है ना। और इसमें हम एक फर्स्ट एप्लीकेशन इसका पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर नाभिक का इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बता देती हूँ आपको पिछली क्लास का, कि हमें सिद्ध करना था कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो नाभिक, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उसकी रेडियस होती है इन रेंज ऑफ 5 फरमी। ठीक है, तो जो इसकी स्थिति में अनिश्चितता है वो 5 × 10⁻⁻15 मीटर होगी। स्थिति में अनिश्चितता इतनी है का मतलब ये है कि नाभिक की इतनी जगह में इलेक्ट्रॉन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो स्थिति में इतनी रेंज में अनिश्चितता का मतलब है कि हम पता लगाना चाहते हैं कि इतनी रेंज में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वी आर अनसर्टेन अबाउट दैट। इसलिए हमने कहा है कि स्थिति में अनिश्चितता 5 फरमी है ना। तो उसको फिर हमने कहा कि जब स्थिति में अनिश्चितता आ गई तो मोमेंटम में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम में जैसे ही हमारे पास आ गई तो हमने इसको, ये हमारा जो रिलेशन है एनर्जी मास और मोमेंटम में, उसमें रखा और हमने कहा कि अगर रेस्ट मास एनर्जी इज वेरी वेरी लेस देन दिस रिलेटिव एनर्जी, तो क्या होगा, रिलेटिविस्टिक एनर्जी से बहुत कम है, तो उस केस में ये पीसी के बराबर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, फिर जो पी मिनिमम है वो पी मिनिमम ये अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम है इसके जस्ट इक्वल होगी। तो हमने इसको रख दिया यहाँ पे, और 20 MeV मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर नाभिक प्रेजेंट है तो उसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होनी चाहिए, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये पता है हमें, बीटा डीके में जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उनकी एनर्जी 2 से 3 MeV यानी कि 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होती। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भाई। तो मैं जैसे पढ़ाती जाती हूँ तो मैं बताती जाती हूँ कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो मैं बताती जाती हूँ। ठीक है, आपकी ये जो यूनिट चल रही है ना, अब तक इसमें मैं खुद ही नहीं डिसाइड कर पाई हूँ कि कौन सी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है और कौन सी ज़्यादा, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप इसमें। ठीक है, सभी बराबर से इंपॉर्टेंट है और सभी बराबर से अल्टरनेटिवली पूछी जाती हैं। कोई 1 साल में 2 साल के डिफरेंस पे तो पूछी ही जाती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं कहूँ कि कम उसकी है, कम इंपॉर्टेंस की होती है तो मैं कराती ही नहीं ना। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट तो आपने पढ़ लिया, आपने सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंड एप्लीकेशन है आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वैसे तो आप पढ़ते हो, आप सभी को पता भी होगा कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है ये आप सभी को पता होगा। और आप सोच रहे होंगे पर किसी को भी याद नहीं आ रहा होगा कितनी एच एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होती है, मुझे पता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम, रिजल्ट आएगा हमारा तो आपको खुद याद आ जाएगा, आप कहोगे कि अरे हाँ 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 ये तो पढ़ा था। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें निकालनी है, सिद्ध करनी है। अब किससे सिद्ध करनी है, बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है भाई, तो हमें ये बताना है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो जब अपने मूल ऊर्जा स्तर में होता है तो उस समय उसकी ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, तो हमने माना लेट इन दी ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम अनसर्टेनिटी in the position that is delta x, है ना, is r distance, is at r, या फिर आप ऐसे लिखो is equal to r distance। मतलब क्या है कहने का, अभी मतलब मैं बताऊंगी, एक लाइन लिख लो आप इसमें, therefore या फिर this means if we draw a circle
सर्कल कह लो या फिर आप स्फेयर कह लो तो ज़्यादा बेटर है, ऑफ रेडियस स्मॉल r कंसिडरिंग न्यूक्लियस द सेंटर। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं नाभिक को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचूं, समझ में आ रही है, यानी कि नाभिक तो है सेंटर, तो इससे ले इसके सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल r होगी। समझ में आ रही है, यानी कि मुझे पता लगाना है कि नाभिक के जो मूल ऊर्जा अवस्था है, यानी कि ये तो नाभिक है, उसके जस्ट बाद वाला जो कक्षा होगी वो उसकी मूल कक्षा होगी, यानी कि ग्राउंड स्टेट होगी। तो मुझे यही पता लगाना है कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। समझ में आ रही है बात आपको। तो मैंने क्या किया, ये जो न्यूक्लियस है इसको सेंटर मानकर स्मॉल r रेडियस का मैंने एक गोला खींचा। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन एटम की मुझे पता लगाना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो उसमें ऑब्वियसली एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और वो उसकी ग्राउंड स्टेट में होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस r डिस्टेंस में कहीं भी हो सकता है। इसलिए मैंने पहली लाइन में कहा है कि माना कि जो डेल्टा x है दैट इज द अनसर्टेनिटी, और कितनी है वो, इक्वल टू r। समझ में आ गई। तो ये जो r डिस्टेंस के गोला है, इस दूरी में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर डेल्टा x इज इक्वल टू कितना है, r। मतलब इस डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। समझ में आ गई बात आपको। तो ये तो हो गई मेरे पास। चलो डेल्टा x हमारे पास फाइंड आउट हो गई, तो हम डेल्टा px आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2 होता है। पर हम इसको सॉल्व करने के लिए नियर अबाउट मान के चलेंगे। डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स विल बी नियर अबाउट एच कट। समझ में आ गई। मैं इसको किसके बराबर मान के चल रही हूँ, एच कट के बराबर मान के चल रही हूँ। हाफ इज़ वेरी वेरी लेस देन। ठीक है, तो मैंने उसको अभी फिलहाल कैलकुलेशन के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो मेन मुद्दा ये है कि इससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा या बराबर हो सकता है, ये हम पहले भी कह चुके हैं। समझ में आ गई। तो ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, डेल्टा पी एक्स। तो डेल्टा पी एक्स कितना आ जाएगा भाई, क्या ये एच कट अपॉन आर नहीं आ जाएगा, क्योंकि मैं डेल्टा एक्स की जगह पर आर रख दूंगी तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो ये हो गई 1, ये हो गई 2। ठीक है, अब भाई एनर्जी कितनी होती है, आप एनर्जी कैसे निकालोगे। एनर्जी का मतलब यहाँ पे है टोटल एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पहले आप बता दो, पता लगाओ कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भाई अब ये तो क्या है, पोजीशन में, सॉरी मोमेंटम में अनिश्चितता। ये क्या है, पोजीशन में अनिश्चितता। तो ये है पोजीशन में, ये है मोमेंटम में। तो ये मिनिमम मोमेंटम के बराबर होगा। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि ये किसके बराबर होगा, पी मिनिमम। मिनिमम पिछला जो हमारा केस था उसमें भी हमने कहा था कि जो अगर उसकी मोमेंटम में अनिश्चितता इतनी है तो वो उसके न्यूनतम संवेग के इक्वल होगा। तो ये इसकी मिनिमम मोमेंटम होगा। बात आ रही है समझ में आपको। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, पहले मैं काइनेटिक एनर्जी बता देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसको हम शो कर देते हैं कैपिटल टी से, है ना। तो वो कितनी होगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m के इक्वल होगी। तो p तो मेरे पास ये रहा, है ना, इसको मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। तो कितना आएगा, एच कट स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, हम जानते हैं। सिंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन due to the interaction between इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या आप नहीं बता सकते, अगर ये जो है हमारा नाभिक, इसके अंदर तो होंगे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच कूलाम बल लगेगा। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम बल होता है। दोनों कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो आप फोर्स निकाल सकते हो, और जब हमारे पास फोर्स आ जाता है तो हम आराम से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, क्योंकि हम जानते हैं F इज टू माइनस डेल यू बाई डेल आर होता है। तो आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो या एनर्जी निकालना चाहते हो तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दो, दोनों साइड में कर सकते हो आप। तो आप फाइंड आउट करना, और कितनी आती है पोटेंशियल एनर्जी, V इज इक्वल टू माइनस KE स्क्वायर अपॉन आर। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, ये हमारे पास भाई फोर्स कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब दोनों चार्जेस, इसका आवेश और इसका आवेश, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है। ठीक है, और आर स्क्वायर, लेकिन जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन आर होता है। उससे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, देयरफॉर टोटल एनर्जी
टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स E इज इक्वल टू T प्लस V, और ये कितनी होगी h कट स्क्वायर अपॉन 2mr² और माइनस KE स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, ठीक है। आगे देखिए आप, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मिनिमम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? मिनिमम एनर्जी, यानी कि उसकी ग्राउंड स्टेट पे कितनी एनर्जी होगी वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, और एनर्जी हमारे पास ये है। तो मिनिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं इसका और उसको 0 के इक्वल कर दूं, तो मेरे पास वो डिस्टेंस आ जाएगी जिस डिस्टेंस पर इसकी मिनिमम एनर्जी होगी, और वो डिस्टेंस आ जाएगी तो मैं इसमें रख करके मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट कर सकती हूँ। समझ में आ रही है? तो मैथमेटिक्स का है, आप एक्सट्रीम पॉइंट या चरम बिंदु निकालते हो, एक बार डिफरेंशिएट करके आपको पता है किस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमा निकाले जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, सिंस एनर्जी ऑफ electron in ground state will be minimum, therefore we can calculate the minimum energy by differentiating equation 4 with respect to small r। समझ में आ गई? तो DE अपॉन DR किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। ये रहा आपके पास E, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको स्थिति R के रेस्पेक्ट में। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई? -2 अपॉन आर क्यूब। तो कितना हो जाएगा ये? -2h कट स्क्वायर अपॉन 2mr क्यूब। डिफरेंशिएशन थोड़ी सी कहूंगी मैं, KE स्क्वायर 1 अपॉन आर का कितना होगा? -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो वो माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है। और ये हो गया हमारा आर स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? आर फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। 2 से 2 कट जाएगा, और एक आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो वो भी कट जाएगा। आपके पास कितना आएगा? आर कितनी आएगी आपके पास अगर आप निकालोगे? तो आर आपके पास आएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 2kme स्क्वायर, 2 नहीं km स्क्वायर। 2 से 2 तो कट जाएगा ना आपका, यहाँ से आर बचेगा आपका, इसको उधर लेके जाओगे माइनस माइनस कट जाएगा, है ना। और हाँ ठीक है, यही आएगा, ठीक है। एच कट स्क्वायर अपॉन में KME स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आपके पास क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई, यानी कि वो एक्सट्रीम पॉइंट आ गया जिस पर एनर्जी आपकी क्या होगी? मिनिमम। ये आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। ये आ गई मेरे पास वो डिस्टेंस, यानी कि ये आर, समझ में आ गई? ये आपकी वो डिस्टेंस है जिस पर एनर्जी क्या मिलेगी? मिनिमम। इसको हम बोलते हैं A0, और ये A0 मानते हैं हम इसको, और ये बोर रेडियस भी कहलाती है अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। आपने पढ़ा होगा परमाणु मॉडल बोर का पढ़ा होगा, नील्स बोर का, तो वहाँ पे ये बोर रेडियस या बोर त्रिज्या कहलाती है, और इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट। यानी कि ये रेडियस, ये एटम है, और इस एटम की रेडियस ही तो होगी ग्राउंड स्टेट में कितनी रेडियस होगी, यानी कि कितनी दूरी पर पहली कक्षा होगी, नाभिक से कितनी दूरी पर पहला ऑर्बिट होगा, ये पता चल गया हमें, इतने डिस्टेंस पर होगा। क्या आप इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये डिस्टेंस कितनी होगी? भाई हम सारी वैल्यू जानते हैं, हम h भी जानते हैं, हम k भी जानते हैं, हम m भी जानते हैं, हम e भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, इसमें एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। इन दिस एक्सप्रेशन देन वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द बोर रेडियस और व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट, यानी कि जो मूल ऊर्जा अवस्था है उसमें परमाणु की न्यूनतम त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है। तो आपका काम है आप फाइंड आउट करना। Therefore R इज इक्वल टू 1.054 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर। K कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9। M कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। E कितना होता है? 1.6 10⁻19 का होल स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करना, मेरे को पता है आधे से ज़्यादा तो मान लेंगे मेरी बात को, लेकिन आप करना भाई कैलकुलेट, देखना कि इतनी आती है कि नहीं आती। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आती है 0.53 एंगस्ट्रम। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, समझ में आ गई? तो ये आती है हमारे पास बोर रेडियस, इसको हम बोलते हैं बोर रेडियस A0। समझ में आ गई? तो नील्स बोर के मॉडल में हम इसको बोर रेडियस बोलते हैं, ठीक है भाई। अब मुझे कितनी एनर्जी मिनिमम कितनी होगी, मुद्दा तो हमारा रह गया। मिनिमम एनर्जी में हमने ये तो निकाल लिया कि कितने डिस्टेंस पर उसकी पहली कक्षा होगी, या फर्स्ट ग्राउंड स्टेट जो होगी कक्षा वो कहाँ होगी, लेकिन वो होगी कितनी? तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर मिनिमम
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, जिसको हम कह सकते हैं ई मिनिमम कह दो, है ना। ई मिनिमम से भी दिखा देते हैं और ई नॉट से भी दिखा देते हैं, तो दोनों ही तरीके से दिखा देते हैं। और वो कैसे निकलेगी, एनर्जी कितनी थी, अगर आप आर की जगह पर ए नॉट रख दोगे तो वो आपके पास मिनिमम एनर्जी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या करोगे, यूजिंग इक्वेशन 4 पुट आर इज इक्वल टू ए नॉट रखो यहाँ पे, तो एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m ए नॉट स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन ए नॉट। बात आ रही है समझ में आपको। तो ये आपके पास कितनी आ गई, मिनिमम एनर्जी। पर एक छोटा सा काम इसमें बचा है और वो ये है कि आपको ये तो पता है ना कि ए नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, ये रही, इसको आप यहाँ पे रख सकते हो और फाइनल मिनिमम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m ए नॉट का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये इसका होल स्क्वायर है ना, यानी कि एच कट स्क्वायर अपॉन के एम ई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर अपॉन के एम ई स्क्वायर। समझ में आ गई। आप इसे कैलकुलेट करना और मेरे को देखना, चेक करना, ये आती है आपके पास माइनस के स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 2 एच कट स्क्वायर। ये कैलकुलेशन है, आप जब रजिस्टर में नोट्स बना रहे होगे तो आप इसको पूरा सॉल्व करके लिखना, ठीक है। फिर आपका काम क्या है, होमवर्क, इसकी वैल्यू बताना मुझे कितनी आएगी। के जानते हो, कांस्टेंट है, एम जानते हो, ई जानते हो, एच कट जानते हो, सब कुछ जानते हो, मुझे इसकी वैल्यू बताना। और जब वैल्यू आप सही निकाल लोगे ना, एनर्जी निकालना आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में इतनी ही एनर्जी होती है। मैं बता नहीं रही आपको, ठीक है। आप बताना कि कितनी आती है एनर्जी, कमेंट करना मेरे को कि ये मिनिमम एनर्जी हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। बात समझ में आ गई। तो ये टॉपिक आपका हो गया है, सेकंड एप्लीकेशन भी हो गया है। जितना आपको बोला है होमवर्क करने को, जो जो काम बोला है वो सभी करना भाई। हो सकता है कि किसी किसी बच्चे को मेरी स्पीड ज़्यादा लगती हो, पर भाई ऑप्शन नहीं है कुछ भी, सिलेबस बहुत लेंदी है, चीटी की चाल चलूंगी तो 1 यूनिट भी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। आपके पास अगर मैं इन दिनों क्लास में भी पढ़ा रही होती ना तो मेरी स्पीड बराबर यही होती। आप ये मत सोचना कि शायद वीडियो में मैडम ऐसे पढ़ाती, नहीं भाई यही स्पीड से पढ़ाती मैं, ठीक है। क्योंकि कोर्स भी कराना होता है, सिलेबस छूटेगा तो भी समस्या है, ठीक है। तो और इस टाइम तो ये बेनिफिट है कि आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। लेकिन क्लास में पढ़ाया हुआ रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो बार बार देखो, वीडियो समझ में नहीं आती तो वैसे एक बार में आ जाएगा, ऐसा कोई इसमें मैं रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।